1 के एंड में हम लोगों ने देखा था कि स्माइलिंग ली और मेंग चुआन के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है, जिसमें मेंग चुआन बिल्कुल पागल हो चुका होता है क्योंकि उसने जूली को खो दिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और स्माइलिंग ली उसे मारने की जितनी भी कोशिश करता है वो बिल्कुल नाकाम हो जाता है। उसका हर अटैक मेंग चुआन पर बेअसर हो गया था। मगर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो प्रिमोडियल गॉड मेंग चुआन की हेल्प करता है और टाइम को बिल्कुल रिवर्स करके उसी पॉइंट पर लेकर आ जाता है जहाँ पर जूली की जान गई थी। तो टाइम रिवर्स होने की वजह से मेंग चुआन उसे इस मर्तबा बचाने में कामयाब हो जाता है और के बाद वो दोबारा से उसी प्रिमोडियल गॉड से मदद मांगता है। तो वो गॉड उससे कहता है कि स्माइलिंग ली को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे मारने के लिए तुम्हें गॉड बनना होगा या फिर किसी गॉड को बुलाना होगा जो कि इसे मार सके। तो मेंग चुआन उससे कहता है कि मैं फ्यूचर में तो गॉड बन ही चुका होऊंगा, क्यों ना तुम मुझे फ्यूचर से यहाँ पे बुला लो। तो वो प्रिमोडियल गॉड मेंग चुआन के फ्यूचर से उसे उसके पास्ट में बुला लेता है। तो फ्यूचर वाला मेंग चुआन अपने एक ही अटैक के साथ स्माइलिंग ली की धज्जियां उड़ा कर रख देता है। उसके बाद उसे जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो कई दिन से कोमा में था। उसे ये भी बताया जाता है कि युआनचू माउंटेन से कुछ गॉड्स आए थे जो कि जूली और जानवी को अपने साथ लेकर गए हैं और वो प्रिमोडियल गॉड उसे बताता है कि लास्ट बैटल के बाद अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना तुम अपनी वाइटल की को यूज कर सकते हो, ना ही तुम अपनी थंडर पावर को यूज कर सकते हो। जिसके बाद मेंग चुआन ने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो युआनचू माउंटेन जाकर ही रहेगा। ये कहने के बाद हमें उसे युआनचू माउंटेन जाते हुए दिखाया गया था और यहीं से ही अब सीजन 2 शुरू होगा और हमें बताया जाता है कि सीजन 2 शुरू होने से पहले हमें कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स देखने होंगे। ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स असल में सीजन 1 को सीजन 2 के साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि सीजन 1 के एंड में हमने मेंग चुआन को युआनचू माउंटेन जाते हुए देखा था और ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स युआनचू माउंटेन जाने से पहले के हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि युआनचू माउंटेन जाने से पहले मेंग चुआन ने क्या डिसाइड किया था और उसके साथ क्या कुछ हुआ था। तो सीजन 2 के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि युयांग पैलेस से बहुत ही दूर निकल आया था, वहाँ उसे एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड दिखाई देता है। तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और फिर हमें उस कोर्टयार्ड के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उसके बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ होता है और वो गाना गुनगुना रहा था। उसके पास एक वाइन का जार भी था जिसे वो पीते हुए वो गाना गा रहा था। इतने में अचानक उसे आवाज आती है कि कोई पीछे से आ रहा है। वो जैसे ही पीछे पलटता है तो उसकी नजर उस लड़के पर पड़ती है जो कि थोड़ा बहुत युआनजी जैसा दिख रहा होता है। उसे देखकर वो बंदा कहता है कि अच्छा तो तुम आ ही गए। ये कहने के बाद वो फौरन से उसके पास चला जाता है। तो वो लड़का उस बंदे को देखकर थोड़ा सा डर जाता है और पीछे हट जाता है, मगर फिर वो खुद ही अपना चेहरा उसकी तरफ आगे करता है। तो वो बंदा उसे देखकर कहता है कि तुम्हें देखे हुए कई साल हो गए हैं मगर अभी तक तुम बिल्कुल यंग दिखते हो, मुझे बताओ कि क्या तुम वो चीज लेकर आए हो। ये सुनने के बाद वो लड़का फौरन से एक छोटी सी पर्पल बॉल बाहर निकालता है जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि युआनजी की 9 टेल फॉक्स पावर थी, जिसे देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये चीज तो सच में लाजवाब है, मुझे इसे एक मर्तबा ट्राई करके देखना चाहिए। मगर फिर वो दूसरी तरफ उस लड़के की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था, जिस पर वो उससे कहता है कि तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो, क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा है, मैं इसे एक मर्तबा ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो लड़का वहाँ से अपनी सीक्रेट टेक्निक से भागने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि अचानक उसके सामने एक और बंदा आ जाता है जो कि उसे मुंह से पकड़ लेता है। वो बंदा भी असल में एक पपेट था, उसकी बॉडी पर बहुत सारे स्पेल लगे हुए थे और वो उस लड़के को पकड़कर वापस से अपने मास्टर के पास ले आता है। और फिर उसका मास्टर कहता है कि मैं पिछले 10 साल से डोंगनिंग मेंशन को बर्बाद करने का प्लान बना रहा हूँ, मगर अब तक तो हम लोग डोंगनिंग मेंशन में किसी तरह एंटर भी नहीं हो पाए, सब कुछ बिल्कुल बेकार में चला गया, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। ऊपर से मैंने जितने भी लोग तुम्हारे साथ भेजे थे तुमने उन सब लोगों को भी मरवा दिया। ये कहते ही वो फौरन से एक हथौड़ा और एक नीडल बाहर निकालता है, जिसके बाद हमें उस लड़के के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग मेंग चुआन के फादर के रेस्टोरेंट के अंदर 2 लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग पहले जेंग फैमिली को लूटें या फिर मेंग फैमिली को, और वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो सारे घोड़सवार लोग डोंगनिंग मेंशन के बिल्कुल बाहर आ पहुंचे थे। इसकी वजह से डोंगनिंग मेंशन के गार्डियंस उन लोगों को वहीं पे ही रोक देते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि कौन हो तुम लोग, अपनी आइडेंटिटी शो करो। तो वहाँ से एक वॉरियर नीचे उतर कर आता है और वो अपना टोकन दिखाता है और इस तरफ वो चोर आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि
मेंग फैमिली असल में एक सेंट फैमिली है और उनके पास जो जीनियस डिसाइपल था वो वैसे ही बेकार हो चुका है। तो मेरे ख्याल से हमें उन्हें लूटना चाहिए, उन्हें लूटना ज्यादा आसान होगा। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बाहर घोड़सवार जो आए थे उनमें से जो एक वॉरियर सामने आया था वो एक ट्रेवलिंग गार्डियन था। उसका टोकन देखकर जुआनचू माउंटेन के गार्डियंस फौरन से उसे अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं और इस तरफ वो दो चोर सर जोड़कर बैठे हुए होते हैं। इतने में अचानक वहाँ पर मेंग चुआन आ जाता है जो कि उन लोगों के लिए खाना लेकर आया था। वो अपनी प्लेट उन लोगों के सामने लाकर रख देता है और कहता है कि आप दोनों का खाना बिल्कुल तैयार है। तो मेंग चुआन को वहाँ पे देखकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम हमारी बातें सुन रहे थे। मगर मेंग चुआन उनसे कहता है कि मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ जो तुम्हारी बातें सुन रहा है। ये कहने के बाद वो राइट साइड पे देखते हुए कहता है कि सुनो दोस्तों, तो ही वो मास्क मैन गुस्से में आकर अपनी सोट बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने सब सुन लिया है तो फिर अब तुम सबको मरना होगा। ये कहते ही वो अपनी सोट से मेंग चुआन पर हमला करना शुरू कर देता है। तो मेंग चुआन पीछे हटते हुए उसकी सोट को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था और दूसरी तरफ वो वॉरियर कंटिन्यूसली उस पर हमला किए जा रहा था, जिसकी वजह से मेंग चुआन एक टेबल के पास जा पहुंचता है और उसे वहाँ पर एक चॉपस्टिक दिखाई देती है। तो वो फौरन से उस चॉपस्टिक को उठाकर उससे उस सोट को रोक ले। किसी सोट से कम है, इसे इतना भी कमजोर मत समझो। ये कहकर वो उसे वापस पीछे धकेल देता है। तो वो वॉरियर एक टेबल पर गिरने वाला था मगर मेंग चुआन फिर से अपनी चॉपस्टिक से उसे गिरने से बचाता है और कहता है कि जरा संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये खाना जाया कर दो क्योंकि तुम्हारे बाद यहाँ पे लोग बैठकर इसी खाने को खाने वाले हैं। ये सुनने के बाद वो वॉरियर अपने सामने मौजूद एक बंदे को धक्का देकर कहता है कि तू तो हट रास्ते से। और फिर वो मेंग चुआन को अपने स्किल्स दिखाते हुए कहता है कि तुमने मेरी इंसल्ट की है, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा टाइगर स्प्लैश अटैक तुम्हारे कैसे चिथड़े उड़ाता है। ये कहते ही वो अपनी सोट लेके तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो मेंग चुआन दोबारा से अपनी चॉपस्टिक्स पर अपनी प्रिमोडियल टेक्निक को यूज करता है। उस सोट पर जैसे ही हिट करता है तो हम देखते हैं कि वो चॉपस्टिक उस सोट के दो टुकड़े कर देती है। ये देखकर वो मास्कमैन भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और फिर मेंग चुआन वही चॉपस्टिक्स लेकर उस वॉरियर को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस वॉरियर को भी खुद को बचाने का एक मौका तक नहीं मिलता। और फिर मेंग चुआन अपनी एनर्जी चार्ज करते हुए उसी चॉपस्टिक से उस वॉरियर को उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद उस वॉरियर का दूसरा साथी जब ये देखता है कि उसका दोस्त मारा गया है तो वो पहले उसकी लाश पर रोना पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा एक ही दोस्त था। और फिर वो मेंग चुआन से कहता है कि तुम एक विलन हो और अब मैं तुम्हें मारकर अपने दोस्त का बदला लूंगा। ये कहते ही वो सोड लेके मेंग चुआन की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है मगर मेंग चुआन कहता है कि वो अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। ये सुनते ही वो वॉरियर फौरन से मेंग चुआन के घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अपनी हार मान लेता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट में मौजूद जितने भी लोग होते हैं वही सारा तमाशा देख रहे थे, मगर जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो वो लोग वापस से अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ से ले जाते हैं जिनमें अब कोई भी लीडर बाकी नहीं रहा। यही वजह है कि हर कोई अब यहाँ पे उठाए आ रहा है। फिर अचानक से उसके अंदर से वो प्रिमोडियल गॉड उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी प्रिमोडियल टेक्निक्स फ्री में दी हैं और तुम उन पर ही रिलाई करके अपने आप को बचा रहे हो, मगर तुम्हें जरा सा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। जरा सोचो, वो वॉरियर जो कि अब तुम पे हमला कर रहा था उसके अटैक अगर थोड़े से भी ज्यादा फास्ट होते तो शायद वो अपनी सोट से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। तो मेंग चुआन कहता है कि मेरे पास तो वो चॉपस्टिक थी, अगर मैं उसके अटैक को रोक नहीं पाता तो मैं उसे वैसे ही अवॉइड कर देता, मगर मुझे सिर्फ और सिर्फ टेंशन थी उस खाने की, वो सारा खाना वेस्ट हो जाता। तो जुआंग उससे कहता है कि क्या वो सारा खाना तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? और वैसे भी तुमने उस वॉरियर से कहा था कि ये खाना तुम्हारे गेस्ट बाद में खाएंगे। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है और फिर हम दोबारा से उसी रेस्टोरेंट के अंदर मेंग चुआन के फादर को देखते हैं जो कि खाना खाने के लिए आया था। वो कहता है कि क्यान फेंग, मेरे लिए स्टीम बन की एक और प्लेट लेकर आओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी। वहाँ पर फिर मेंग चुआन आ जाता है और वो अपने फादर के पास आकर कहता है कि क्या आपको इनमें से कोई पसंद है? तो उसका फादर कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हारी माँ के साथ बिल्कुल लॉयल हूँ, मैं किसी और के साथ शादी कैसे करूँगा? मगर मेंग चुआन कहता है कि अब चलो मान भी जाओ, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात उसके फादर को गुस्सा दिला देती है, जिसकी वजह से वो मेंग चुआन से कहता है लगता है कि तुम्हें अब बताना पड़ेगा कि बाप कौन है। ये कहते ही वो उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। तो मेंग चुआन उसके अटैक्स को बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है क्योंकि उसका फादर एक तो बहुत ज्यादा भूखा था
और उसका वेट भी काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से वो 2-4 ही हमले करने के बाद थक जाता है और मेंग चुआन वहाँ से निकलकर सीधा बाहर चला जाता है। तो उसका फादर उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है कि बात सुनो, ये लड़कियों वाली बात किसी भी एल्डर को मत बताना, वरना वो लोग फिर से मेरा मजाक उड़ाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन बाहर जाते हुए कहता है कि डोंगनिंग मेंशन की बैटल के बाद मैं अपनी वाइटल की को यूज नहीं कर पा रहा और न ही मेरी थंडर पावर्स काम कर रही है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी की वजह से हो रहा है, क्योंकि स्माइलिंग ली से फाइट करते वक्त मेरी वो मून स्पिरिट मेरी प्रिमोडियल स्पिरिट के साथ मर्ज हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी वो प्रिमोडियल बॉडी बहुत ही ज्यादा ग्रो कर गई थी। अब वो बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि वो मेरी बॉडी लिमिट से भी बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। असल में मेरी उस प्रिमोडियल बॉडी के पास टाइम एंड स्पेस की पावर है, जिसकी वजह से वो प्रिमोडियल बॉडी मेरी बॉडी के अंदर अपनी पावर्स को ट्रांसफर नहीं कर पा रही। मगर अब मैंने स्लोली अपनी पावर्स को दोबारा से रिगेन करना शुरू कर दिया है और अपनी प्रिमोडियल स्पिरिट के प्रेशर को अवॉइड करना शुरू कर दिया है। मगर मैं अभी भी अपनी वाइटल की और अपनी थंडर पावर को यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने अपनी वाइटल की या फिर थंडर पावर को यूज करने की कोशिश की तो इससे मेरी बॉडी में एक ऐसा दर्द होना शुरू होगा कि जो मेरी बर्दाश्त से बाहर होगा। शायद इससे मेरी डेथ भी हो सकती है। मुझे इस सब को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले प्रिमोडियल बर्निंग टेक्निक को यूज करना होगा। जब मैं उसे मास्टर कर लूंगा तो फिर मैं उस बॉडी को अपनी बॉडी के साथ रिफाइन करना शुरू करूंगा और जैसे ही वो पूरी तरह से रिफाइन हो जाएगी मैं उसे अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर दूंगा और फिर मेरी बॉडी उस प्रिमोडियल बॉडी के बिल्कुल मैच आ जाएगी। और ये सब कुछ अचीव करने के लिए मुझे एक गॉड बनना होगा और युआनचू माउंटेन जाने के लिए भी मेरे लिए इतना सा रीजन काफी है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन एक जगह खड़ा हुआ होता है और वो देखता है कि बहुत सारे सोल्जर्स घोड़ों पर सवार होकर तेजी से कहीं जा रहे हैं। उन्हें इस तरह जाता हुआ देखकर वो कहता है कि जरूर यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है। और दूसरी तरफ वो प्रिमोडियल गॉड कहता है कि मुझे इन सोल्जर्स में से किसी एक की बॉडी में एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट फील हो रही है। कहने के बाद और इस तरफ मेंग फैमिली में एल्डर्स कह रहे होते हैं कि प्लीज आप भी हमारे रूल्स को मत तोड़िए। दोनों साइड से दोनों ही वॉरियर्स अपनी जिद पर अड़े हुए होते हैं। ये देखकर वो ट्रेवलिंग गार्डियन फौरन से अपनी सोट बाहर निकालने लगते हैं। तो इतने में मेंग चुआन वहाँ पे आकर उसकी सोट को पकड़ते हुए कहता है कि आप लोग इस वक्त मेंग फैमिली के पास हैं, तो आपको मेंग फैमिली के रूल्स को ही मानना चाहिए। हमारा रूल यही है कि यहाँ पे कोई भी हमारे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करता। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मेंग चुआन की वो प्रिमोडियल स्पिरिचुअल एनर्जी हर जगह फैली हुई होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने वहाँ पे पहले से ही एक जाल बिछाया हुआ था ताकि कोई भी मेंग जियांगजू की बॉडी को वहाँ से ना ले जा सके। मगर अचानक से वहाँ पर एक और वॉरियर आता है जो कि आते साथ ही कहता है कि ये किस तरह की पावर है। तो मेंग चुआन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ बंदा आ रहा होता है जिसके अंदर से एक खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसे देखकर वो कहता है कि आखिर ये क्या बंदा है, इसकी बॉडी से इतनी खतरनाक एनर्जी क्यों फील हो रही है, कहीं ये युआनचू माउंटेन का कोई गॉड तो नहीं है। और फिर ज़ुआंगशेन उससे कहता है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कहा था। तो मेंग चुआन उसे अपने सामने से गुजरते हुए देखता है और ज़ुआंगशेन कहता है कि क्या ये तुम्हारा न्यू फ्यूचर है। और दूसरी तरफ वो वॉरियर मेंग चुआन की उन स्पिरिचुअल लाइंस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो सारा का सारा जाल अपने आप ही टूट जाता है। वहाँ पर मौजूद मेंग फैमिली के एल्डर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो साइड पे धकेलते हुए सीधा मेंग जियांगजू के पास पहुंच जाता है और अपनी फिंगर आगे करते हुए उसकी ब्रीथ को चेक करने की कोशिश करता है कि इतने में अचानक मेंग चुआन गुस्से में आ जाता है और अपनी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि ऐसी हिम्मत भी मत करना। तो मेंग चुआन की पावर्स को देखकर वो वॉरियर कहता है कि तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हो। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मगर वहीं पे ही एक और वॉरियर आता है और वो कहता है कि मेंग चुआन कौन है, हमारी मास्टर ने उसे बुलाया है। ये सुनकर मेंग चुआन थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि इनकी मास्टर ने मुझे क्यों बुलाया है। और दूसरी तरफ वो वॉरियर मेंग चुआन से कहता है कि ठीक है तो तुम जा सकते हो। ये कहने के बाद वो खुद मेंग जियांगजू से दूर हट जाता है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर मेंग चुआन को वापस से मेंग रेजिडेंस में ही लेकर आता है, जहां उसका अपना घर था। अपने ही घर में आकर वो देखता है कि उसके सीक्रेट चेम्बर के अंदर कोई गया है। और वहीं पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन ट्रेवलर गार्डियंस की मास्टर थी। वो मेंग चुआन की बनाई हुई सारी पेंटिंग्स को देखते हुए कहती है कि यहाँ पे तो युयांग पैलेस मास्टर और मेंग फैमिली के मास्टर और यहाँ तक के बाकी सारे जनरल्स की भी पेंटिंग्स बनी हुई है। मेंग चुआन जब वहाँ पे आता है तो वो कहती है कि अच्छा तो तुमने ये सब कुछ पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, सच में तुम्हें तो एक मास्टर होना चाहिए था। ये कहकर वो पीछे पलट कर देखती है तो मेंग चुआन उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था और वो उस लड़की को देखकर कहता है कि क्या तुम ही उन ट्रेवलर गार्डियंस की मास्टर हो।
तो वो लड़की कहती है कि हाँ। जिसके बाद मेंग चुआन उससे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। तो वो लड़की बताती है कि हम लोग युआनचू सिटी के ट्रेवलर गार्डियन हैं और हमें सिटी लॉर्ड ने यह ऑर्डर दिया है कि हम लोग डोंगनिंग मेंशन के जितने भी लॉर्ड्स हैं उन सब की डेड बॉडीज को लेकर वापस से युआनचू माउंटेन आ जाएं। तो फिर मैं और वैसे भी मेरा यहाँ आने का एक और मकसद था, मैं यहाँ पे तुम्हें टेस्ट करना चाहती थी। ये सुनकर मेंग चुआन हैरान हो जाता है कि ये मुझे टेस्ट क्यों करना चाहती है। वो लड़की कहती है कि अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो गए तो फिर तुम युआनचू माउंटेन के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और तुम्हारी वहाँ पे एंट्री बंद हो जाएगी। तो मेंग चुआन उससे कहता है कि तुम मुझे किस तरह टेस्ट करना चाहती हो। तो वो लड़की कहती है कि फ्यूचर में तुम्हें ये सब कुछ पता चल जाएगा। और हाँ, अगर तुम लोग मेंग जियांगजू की बॉडी को अपने पास रखना चाहते हो तो फिर ठीक है, तुम उसे रख सकते हो। पर अगर तुम टेस्ट में फेल हो गए और तुम लोगों ने अपनी मेंग जियांगजू की बॉडी को गवा दिया तो फिर याद रखना युआनचू माउंटेन तुम्हारी पूरी फैमिली को मिटा कर रख देगा। ये कहकर वो उसे गुड बाय कहती है और वहाँ से जाने लगती है, मगर फिर अचानक रुक जाती है और कहती है कि ओ हाँ, यहाँ पे चोरी छुपे आने के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी, तुम इसके लिए मुझे ब्लेम तो नहीं कर रहे। तो मेंग चुआन कहता है कि अगर तुम कहोगी तो मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम करूंगा। ये सुनकर वो लड़की हंसना शुरू कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो जैसे ही बाहर आती है तो बाहर उसकी मुलाकात उसी जनरल के साथ होती है, जो कि उसके आते ही कहता है कि ये लड़का सच में काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ तक कि वो मेरी स्पिरिट से भी नहीं डरा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अब मुझे पता चला कि युआनचू माउंटेन को ये लड़का क्यों चाहिए, ये कोई मामूली सा लड़का नहीं है। जिस पर वो जनरल कहता है कि अच्छा, तो डीमन क्लान का क्या होगा, क्या तुम जानती हो कि हमें उनके साथ क्या करना है। तो वो लड़की कहती है कि फिलहाल उन्हें छोड़ दो ताकि कोई भी हमारे प्लान को इंटरप्ट ना कर सके। तो मेंग चुआन उन लोगों को बाहर जाते हुए देख रहा होता है। उसे शक हो रहा था कि पता नहीं ये लोग हर जगह कर्फ्यू क्यों लगाए फिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद डोंगनिंग मेंशन में कुछ होने वाला है। वो प्रिमोडियल गॉड भी उसे बताता है कि डोंगनिंग मेंशन खतरे में है। और दूसरी तरफ हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि वो पर्पल 9 टेल फॉक्स एनर्जी बॉल उस लड़के के हाथ में दे देता है। और दूसरी तरफ हमें मेंग चुआन को दिखाया जाता है जो कि रात के अंधेरे में एक छत के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो उन सोल्जर्स पर नजर रख रहा था कि वो लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। वहाँ पे मौजूद सोल्जर्स अलग अलग जगह पे फैल जाते हैं। तो मेंग चुआन उनमें से एक का पीछा करता है और वो देखता है कि वो सोल्जर्स एक शख्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। उनमें से एक बंदा उस पे अटैक करके उसे गिराता है और फिर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसी तरह दूसरी जगह भी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग एक घर से निकलकर तेजी से बाहर भाग रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि ज़ोंबी की तरह रिएक्ट कर रही होती है। और वो जनरल अपने सोल्जर्स को लेकर उस लड़की को मारने के लिए चला जाता है। और फिर ज़ुआंगचेन मेंग चुआन को बताता है कि ये बंदा पहले से ही मर चुका है, इसकी बॉडी में मौजूद ही नहीं। ये बात मेंग चुआन को काफी अजीब सी लगती है कि कोई बंदा मरने के बाद किस तरह रिएक्ट कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जनरल अपने सोल्जर्स के साथ लोगों के में हम लोग देखते हैं कि वो सारे सोल्जर्स उन सारे ही ज़ॉम्बीज़ को एक बड़े गड्ढे के अंदर डाल रहे होते हैं और फिर उनके ऊपर किसी तरह का कोई पाउडर छिड़कना शुरू करते हैं। और फिर उनका लीडर उन डेड बॉडीज के ऊपर आग लगाने के लिए अपनी मशाल को जैसे फेंकने वाला होता है तो अचानक एक नीडल आके टकराती है, जिसकी वजह से वो वॉरियर फिर से उस मशाल को थाम लेता है और कहता है कि कौन है वहाँ पे। तो मेंग चुआन उन लोगों के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम सब लोग आधी रात को इस जंगल में अकेले आग जलाकर क्या करने वाले हो। ही वो उस आग को जैसे ही फेंकता है तो हम देखते हैं कि मेंग चुआन फौरन से पहुंचकर उस आग को पकड़ लेता है और वापस से दूर चला जाता है। फिर उस जनरल से कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर इन लोगों को क्या हुआ है, तुम इन्हें क्यों जला रहे हो। ये सुनकर वो जनरल उससे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम बस अपने काम से काम रखो। पर मेंग चुआन कहता है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मगर दूसरी तरफ वो जनरल उससे कहता है कि बच्चे, तुम वैसे ही अपनी फाउंडेशन को डैमेज कर चुके हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इसी वक्त यहाँ। चुआन कहता है कि नहीं, अगर तुम लोग मुझे नहीं बताओगे कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा और ना ही कहीं पे आग लगाने दूंगा। ये बात सुनकर वो जनरल कहता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि शायद युआनचू माउंटेन के टेस्ट को पास कर सकते हो, मगर सिर्फ अपनी जबान से, क्योंकि ये जबान बहुत ही ज्यादा तेज चलती है। हमें हमारे कमांडर ने पहले ही कहा है कि यंग लॉर्ड मेंग चुआन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है और वैसे भी वो अब कल्टीवेट नहीं कर पा रहा, तो इसलिए उस पर जरा हल्का हाथ रखना, क्योंकि वो बेचारा किसी को अपनी मदद के लिए बुला भी नहीं सकता। ये कहने के बाद वो मेंग चुआन से कहता है कि बच्चे, तुम बहुत ही वीक हो, मगर तुम हमेशा ऐसा दिखावा करते हो कि जैसे तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो। जैसे ही उस पर अपनी एनर्जी के जरिए हमला करने वाला होता है तो वो वॉरियर अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करके मेंग चुआन पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो उसे पीछे धकेल देता है। ये देखकर मेंग चुआन कहता है कि आखिर ये किस तरह की पावर है। और दूसरी तरफ वो जनरल वापस से अपनी
अपनी सोट बाहर निकालता है और कहता है कि मेंगचुआन, तुमने हमारे मामले में लड़ाने की कोशिश की है, अब मैं अपने एक ही अटैक के साथ तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ये कहते ही वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद मेंगचुआन कहता है कि ये सारे के सारे ट्रेवलर गार्डियंस फियर स्पिरिट को यूज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जुआंग चेन उसे कहता है कि जरा संभल कर रहना, ये बस सिर्फ एक कलर की ही फियर्स स्पिरिट है, मगर इसे हैंडल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। ये कहने के बाद वो वॉरियर मेंगचुआन अपनी सोट के जरिए एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। तो मेंगचुआन भी अपनी प्रिमोर्डियल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। ये देखकर वो वॉरियर हैरान हो जाता है कि उसकी सोट का मेंगचुआन पर कोई असर नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो वॉरियर उस पर फिर से अटैक करना शुरू करता है। तो मेंगचुआन भी वापस से उसकी तरफ आते हुए उस पर पलटवार करने की कोशिश करता है। उस वॉरियर के अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं और उसके स्वॉर्ड स्किल्स भी कमाल के थे, मगर मेंगचुआन ने स्वॉर्ड स्किल्स को पहले ही मास्टर कर चुका था, तो इसलिए उसके लिए ये स्वॉर्ड स्किल्स कोई बड़ी बात नहीं थे। वो उस वॉरियर को जैसे नीचे गिराता है तो मेंगचुआन फौरन से उठते हुए उस पर दोबारा से हमला करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, मगर वो वॉरियर मेंगचुआन को एक जोर से लात मारता है, जिसके बाद मेंगचुआन भी पलट कर उसे एक जोर से लात मारता है। इसके बाद वो जनरल कहता है कि ये मामूली सी ट्रिक्स मुझे नहीं हरा सकती, जिस पर मेंगचुआन कहता है अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नया करके दिखाता हूँ। ये कहते ही वो अपने 2 फिंगर्स के साथ एनर्जी क्रिएट करते हुए सीधा उस एनर्जी को उस वॉरियर की तरफ थ्रो करता है, तो वो उसका काम वही तमाम कर देता है। ये देखकर वो प्रिमोर्डियल गॉड भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये तुमने क्या ड्रा किया था। तो मेंगचुआन कहता है कि गॉड्स को तो इसके बारे में पता होना चाहिए, मगर इतने में बीच में एक बर्ड आ जाता है। वो बर्ड उनके बीच में आते ही वहाँ पर एक टोर्नेडो क्रिएट कर देता है, जिससे वो लोगों को पीछे धकेल देता है और उसके फीदर्स हर जगह फैलना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर वो सारे वॉरियर्स अपने आप को उन फीदर से बचाते हैं। वॉरियर उस फीदर को पकड़कर कहता है कि ये तो लियो यी बाई है, ये डीमन क्लान से निकाल दिया गया है। वो लियो यी बाई से कहता है कि तुम अपने डीमन क्लान के गद्दारों को मारने के बजाय हमारे मामले में क्यों टांग अड़ा रहे हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद जितने भी फीदर्स होते हैं एकदम से फट जाते हैं और वो टोर्नेडो जैसे ही रुक जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि उस टोर्नेडो के अंदर एक बंदा मौजूद होता है और